नमस्कार, मैं हूं ब्रिज द्विवेदी। आप देख रहे हैं अमर उजाला द बोनस। हमारे स्पेशल शो एमएसएमई डायरी में आप सभी का स्वागत है। आज के इस खास शो में हम बात करने वाले हैं भारत की तेजी से उभरती हुई स्पोर्ट्स एमएसएमई इंडस्ट्री के बारे में। भारत का खेल सामान उद्योग अगर देखा जाए तो लगभग 100 साल पुराना है और वैश्विक बाजार में इसकी एक महत्वपूर्ण पहचान है। यह इंडस्ट्री कुशल कार्यबल के कारण लगातार बढ़ रहा है और देश में रोजगार सृजन और आर्थिक योगदान देने में बड़ी भूमिका निभाता है। भारत में आज 300 से अधिक तरह के खेल से जुड़े प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं, जैसे खिलौने, वीडियो गेम्स, कंसोल और तरह तरह की वस्तुएं। इसके अलावा जिम्नास्टिक और स्पोर्ट्स वेयर, मछली पकड़ने के इंस्ट्रूमेंट्स हो गए या आउटडोर गेम्स हो गए। भारत में बने लगभग 60% खेल सामान विदेशों में निर्यात किए जाते हैं और इस इंडस्ट्री में लगभग 5 लाख लोग काम करते हैं। भारत का खेल सामान बाजार साल 2020 के अगर आंकड़ों पर नजर डाला जाए तो 4.5 अरब अमेरिकी डॉलर था, जो 2027 तक 6.6 अरब अमेरिकी डॉलर होने का अनुमान है। स्पोर्ट्स एमएसएमई इंडस्ट्रीज पर विस्तार से बातचीत करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। खेल उद्योग संघ संघर्ष समिति पंजाब के कॉन्वेनियर और जालंधर के डिक्सन ग्रुप से जुड़े रविंद्र धीर जी। रविंद्र सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका द बोनस में। नमस्कार जी, धन्यवाद, आपने हमें आमंत्रित किया। नमस्कार सर। सर से बातचीत करना शुरू करें उससे पहले आप लोगों को बताते हैं आज के इस शो में मुख्य तौर पर किन मुद्दों पर चर्चा होगी। सबसे पहले हम लोग बातचीत करेंगे भारत के स्पोर्ट्स एमएसएमई इंडस्ट्री की वर्तमान स्थिति क्या है, वो हम सर से समझेंगे। इसके बाद हम लोग बातचीत करेंगे कि इस इंडस्ट्री के सामने कौन कौन सी चुनौतियां हैं और आखिरी में समझेंगे कि इस इंडस्ट्री में कितना फायदा है, कौन कौन से अवसर हैं, भविष्य कैसा दिख रहा है इस इंडस्ट्री का। तो बातचीत शुरू करते हैं। सर, सबसे पहले मैं आपसे समझना चाहूंगा कि भारत की स्पोर्ट्स एमएसएमई इंडस्ट्री की वर्तमान स्थिति क्या है, क्या कुछ कंडीशन है सर, सिचुएशन, करंट सिनारियो क्या है? देखिए, ऐसा है, वर्तमान जो हालात हैं इंडस्ट्री के कोई बहुत बढ़िया नहीं है, लेकिन फिर भी क्योंकि ये जो इंडस्ट्री है ये पाकिस्तान से पार्टीशन के बाद सियालकोट से माइग्रेट हुई है और सियालकोट से आकर ये जालंधर में इंडस्ट्री स्थापित हुई और बहुत छोटे बहुत कुटीर स्तर से इसका उत्पादन शुरू हुआ। धीरे धीरे से इंडस्ट्री ने अपनी पहचान बनाई, इसका देश भर में कारोबार फैला। आज जालंधर के बाद मेरठ भी एक बड़ा मुख्य केंद्र है इंडस्ट्री का। लेकिन जो वर्तमान हालात है, इंडस्ट्री को कई समस्याओं से सामना करना पड़ रहा है, समस्याओं से जूझना पड़ रहा है, क्योंकि ये बहुत छोटी इंडस्ट्री है, बहुत कुटीर उद्योग है और इसके समक्ष कई चुनौतियां हैं आज की इस दौर में। जी सर, जो आपने चैलेंजेस का जिक्र किया तो मैं आपसे विस्तार से थोड़ा सा समझना चाहूंगा कि स्पेशली कौन कौन से चैलेंजेस हैं जो फेस करने पड़ रहे हैं आप लोगों को, और खास तौर पर मैन्युफैक्चरिंग को लेकर क्या कुछ चुनौतियां हैं सर? सबसे बड़ी दिक्कत जो है आज मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में स्पोर्ट्स इंडस्ट्री को ही है, क्योंकि ये छोटा उद्योग था। ये बड़ी मेहनत से हमारे जो लोग पाकिस्तान से सियालकोट से माइग्रेट होकर आए थे, उन्होंने अपने बलबूते पर इसको खड़ा किया। बड़े छोटे स्तर से धीरे धीरे ये उद्योग पनपना शुरू हुआ और इसने अपनी पहचान जो है विश्व स्तर पर बनाई। ये ग्लोबली इसकी पहचान बनी, लेकिन उस पहचान के बावजूद, उस मेहनत के बावजूद उद्योग उतना उभर नहीं पाया, विश्व स्तर पर उतनी उपस्थिति दर्ज नहीं कर पाया, क्योंकि इसके लिए मैन्युफैक्चरिंग में बहुत सी चुनौतियां हैं। और सबसे जो मुख्य चुनौती है आज विश्व बाजार में, वो चाइना से है। जापान, ताइवान, पाकिस्तान इस उद्योग को कड़ी चुनौती दे रहे हैं और हम प्रतिस्पर्धा में धीरे धीरे पिछड़ रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में। जी बिल्कुल, तमाम चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं जैसा सर बता रहे हैं। सर, एक चीज़ आपसे ये भी समझना चाहूँगा, फंडिंग प्राप्त करने में भी मुश्किलें आती हैं क्या एमएसएमई इंडस्ट्रीज में, स्पेशली स्पोर्ट्स एमएसएमई इंडस्ट्री में? देखिए, ऐसा है, अब फंडिंग प्राप्ति वाला कोई मुश्किल वाला दौर नहीं रहा। हाँ, फंडिंग तो बहुत इजी हो गई, लेकिन
जो हमारे पास टेक्निकल नो हो है उसकी कमी है, हमारे पास रॉ मटेरियल्स की कमी है। रॉ मटेरियल जैसे मैं पंजाब प्रांत से हूँ, जलंधर से हूँ, तो हमारे पास हमारे प्रदेश में तो कोई रॉ मटेरियल है नहीं पैदा होता, या ये अन्य प्रदेशों पर निर्भर है या अन्य देशों पर निर्भर है। रॉ मटेरियल की कमी इस इंडस्ट्री के रास्ते में सबसे बड़ा रोड़ा। फंडिंग की कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम अब नहीं रही। सर फंडिंग की इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं रही, लेकिन सरकार की ओर से कुछ स्टेप्स लिए जाते हैं क्या, कोई स्कीम्स लाई जाती हैं क्या आप लोगों की मदद के लिए? देखिए ऐसा है, ये राज्य का मामला है, हाँ। और जब तक राज्य की सरकार इसको नहीं समझती, नहीं सुनती, इसका समाधान नहीं है। जब हम केंद्र के समक्ष भी कोई मुद्दा रखते हैं तो वो हमारा माध्यम राज्य ही है। अगर राज्य की सरकार इसकी तरफ ध्यान नहीं देगी या नहीं देती है तो इसका समाधान नहीं हो रहा है। सर्वप्रथम जो स्टेट गवर्नमेंट है, और पंजाब का एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य रहा है जो राजनीतिक चर्चा में सुनने में आता है, कि जो पिछले 15, 20, 25 वर्षों में केंद्र में सरकारें बनी हैं, पंजाब में सरकार हमेशा उस पार्टी की नहीं रही है। तो ये भी एक दिक्कत का सामना करना पड़ता है, क्योंकि जब राज्य का केंद्र से तालमेल होगा पूर्ण रूप से, तभी उद्योग, तभी प्रदेश तरक्की करेगा। तो आपसी खिंचातान में जो छोटे उद्योग हैं ये पिस रहे हैं। जी बिल्कुल, ये चीज़ भी सही है कि तालमेल बिठाना बहुत ज़रूरी है राज्य सरकार और केंद्र सरकार का। सर एक चीज़ और आपसे समझना चाहूँगा, जो स्किल्ड मैन पावर है, कार्यकुशल जो क्षमता होती, कर्मचारी होते, क्या उनकी कमी से भी जूझना पड़ रहा है इस इंडस्ट्री को? देखिए ऐसा है, अब स्किल्ड का जो कारीगर हैं, जो कार्य कुशल श्रमिक हैं, अब वो इस इंडस्ट्री को धीरे धीरे छोड़ रहे हैं। इस इंडस्ट्री पर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की बजाय ट्रेडिंग का प्रभाव बढ़ रहा है, और हमारी जो नई पीढ़ी है, जो हमारे बच्चे हैं, वो अब उत्पादन वाले काम को हाथ लगाना अच्छा ही नहीं समझ रहे, वो उसको बहुत बड़ी चुनौती मानते हैं। जो दूसरे देशों से तैयार सामान आता है, फिनिश्ड गुड है, उनको प्रेफर कर रहे हैं ट्रेडिंग में। तो उसके लिए, उससे क्या हो रहा है, हमारी इंडस्ट्री जो है ये उत्पादन नहीं बढ़ रहा, इंडस्ट्री नहीं बढ़ रही, ट्रेडिंग बढ़ रही है। तो इसलिए जो कार्य कुशल श्रमिक हैं, उनका अगर मतलब उनको काम ही नहीं मिलेगा प्रॉपर, उनका मान लो रोजी रोटी नहीं चलेगी। ये बहुत बड़ा एक संकट है उत्पादन में, कि जो नई पीढ़ी है वो उत्पादन को प्रायोरिटी पे नहीं ले रही है। जो माल तैयार आता है, मान लीजिए चाइना की मिसाल दे रहा हूँ, इंपोर्ट करना बहुत इजी हो गया, और जो लोग बच्चे, हमारे बच्चे काम में आए हैं या औरों के हमारे समक्ष जो मित्र सज्जन जो जितने उद्योग में हैं, उनकी जो वर्तमान पीढ़ी काम में है वो ट्रेडिंग को प्रेफर कर रही है। जी बिल्कुल, ये सब चुनौतियां हैं, कई सारी चुनौतियां हैं। सर ऐसे में तो हम लोग देख रहे थे कि बहुत सारे स्पोर्ट्स के जो इक्विपमेंट्स थे, हम लोग चाहे बैट हो गया, फुटबॉल हो गया, या अभी कॉमनवेल्थ गेम भी आ रहा है, तो तमाम चीज़ें हम लोग प्रोड्यूस करते थे, उत्पादन करते थे। तो क्या ऐसे में अगर उत्पादन लगातार घटेगा तो स्पोर्ट्स एमएसएमई इंडस्ट्री तो डेड की ओर चली जाएगी, खत्म होती हुई दिखाई देगी? देखिए आंकड़ों की भाषा से इंडस्ट्री आगे जा रही है। हाँ। उसका कारण है कि विगत वर्षों में कीमतों में बहुत बढ़ोतरी हुई है। जो कीमतें हैं वो लगातार बढ़ी है पिछले 5-10 वर्षों से हम देखें तो, लेकिन हमारा टर्नओवर जो है वो 10 साल पुराना ही है। देखने में हम ऊपर जा रहे हैं, लेकिन आंकड़ों के खेल को परे किया जाए तो इंडस्ट्री इतनी प्रफुल्लित नहीं हो रही है जितनी होनी चाहिए। क्योंकि ये एक ऐसी इंडस्ट्री है, पंजाब की बात करूं, जलंधर की बात करूं, तो ये जो वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी है, और खासकर महिलाएं हैं, हजारों महिलाओं को उनके घर में काम उपलब्ध कराने वाली पंजाब की एकमात्र ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है। और लगभग 1 सवा लाख लोग डायरेक्ट इनडायरेक्ट इस पे निर्भर हैं, इस इंडस्ट्री पे।
जी बिल्कुल। हाँ सर, एक चीज़ और आपसे समझना चाहूँगा, अगर इंटरनेशनल ब्रांड्स की बात करें तो क्योंकि लगातार यही चीज़ होता है, एमएसएमई इंडस्ट्री को चैलेंज फेस करना पड़ता है इंटरनेशनल ब्रांड से। कई ऐसे प्रोडक्ट्स हैं, ऐसे ब्रांड्स हैं, इंटरनेशनल ब्रांड्स जो प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं। ऐसे में सर जिस तरह के चैलेंज हम लोग प्रोड्यूस करने में फेस कर रहे हैं, चुनौती उत्पादन में हम लोग देख रहे हैं, तो ऐसे में तो आने वाले समय पर अंतर्राष्ट्रीय जो ब्रांड्स हैं उनका मुकाबला ही नहीं कर पाएंगे। निसंदेह, इसमें कोई संदेह नहीं है, क्योंकि जो हमारी इंडस्ट्री है, जैसे हम कह सकते हैं ना, ये पिता पुरखी विरासत में मिल गया काम, हमें पीढ़ी दर पीढ़ी चलता आ रहा काम है। जो पाकिस्तान से हमारे बड़े बुजुर्ग आए, उन्होंने आगे इंडस्ट्री यहाँ स्थापित कर दी छोटे स्तर पर, धीरे धीरे अगली जनरेशन उसको ट्रांसफर होता गया काम। लेकिन लेटेस्ट टेक्निकल नो हो हमारे पास नहीं है। लेटेस्ट टेक्निकल नो हो ना होने के कारण हम विश्व स्तरीय उत्पादन में पिछड़ रहे हैं। और जब तक हमें इजीली रॉ मटेरियल अवेलेबल नहीं होता, जब तक हमें टेक्निकल नो अवेलेबल नहीं होती, तो हम प्रतिस्पर्धा, विश्व स्तरीय प्रतिस्पर्धा में कहीं खड़े नहीं हो पाएंगे। अब देखिए, आज से 25-30 वर्ष पहले एक एसटीसी, स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन के माध्यम से हमें कच्चा माल उपलब्ध करवाया जाता था। ये केंद्र की सरकार द्वारा चलाया जा रहा उपक्रम था, जो पिछले 25 साल से बंद पड़ा है। तो जो छोटा छोटा मैन्युफैक्चरर है, वो अपना कच्चे माल की पूर्ति एसटीसी के माध्यम से करता था। और वो बंद होने के बाद राज्य की सरकार ने कोई प्रयास नहीं किया कि उसको पुनः स्थापित किया जाए। और अगर आज की तारीख में एसटीसी को दोबारा स्थापित किया जाता है, तो मैं समझता हूँ छोटे उद्यमियों का बहुत सा मसला हल हो सकता है। जी बिल्कुल। जिस तरह से सर बता रहे हैं, चीज़ें समझा रहे हैं, प्रैक्टिकल चीज़ें हैं, उन चीज़ों को इंडस्ट्री के लोग भी समझ सकेंगे, इसलिए हमने जानबूझ के सर को इनवाइट किया, उस पर बातचीत करना शुरू किया। सर एक चीज़ आपसे समझना चाहूँगा, जैसे मैंने प्रोडक्ट्स का जिक्र किया कि हम लोग कई सारे प्रोडक्ट्स थे जो हम लोग एक्सपोर्ट करते थे, चाहे क्रिकेट हो गया, फुटबॉल हो गया, इंडोर स्पोर्ट्स के और स्पोर्ट्स वेयर भी हम लोग एक्सपोर्ट करते थे। सर ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं है हमारे पास जिसका उत्पादन करके हम लोग लीडरशिप कर सके, लीड कर सके इंडस्ट्री में, अगर बात की जाए इंटरनेशनल ब्रांड से तो? नहीं, ऐसा मैं तो समझता हूँ उद्योग में ऐसा अभी तक तो कुछ ऐसा है नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान से बड़ी कड़ी प्रतिस्पर्धा रहती है विश्व स्तर पर, फुटबॉल की सप्लाई में, क्रिकेट बैट की सप्लाई में। क्योंकि ये इंडस्ट्री सियालकोट में ही थी, सियालकोट से हम लोग तो आ गए, लेकिन सियालकोट भी आज बड़ा केंद्र है पाकिस्तान में उत्पादन का। तो जैसे फुटबॉल है, क्रिकेट बैट की आप बात कर रहे हैं, निसंदेह हम इसमें आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान से कड़ी प्रतिस्पर्धा है। वहाँ पाकिस्तान और हमारे जो उत्पादन है, पाकिस्तान हमसे कई गुना आगे है एक्सपोर्ट में। बांग्लादेश से कड़ी प्रतिस्पर्धा रहती है। तो हमारे पास जो कमियां हैं, सबसे बड़ी कमी है टेक्निकल नो होगी। जैसे मान लीजिए, हम पंजाब के लिए R&D सेंटर की डिमांड कर रहे हैं पिछले 3 दशकों से। मेरठ में ऐसा है, लेकिन पंजाब में नहीं बन पाया आज तक। एक सेंटर का होना जरूरी है इस इंडस्ट्री को बचाने के लिए और कच्चा माल उपलब्ध कराने के लिए। जैसे मैंने पहले भी बोला, स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन का होना बहुत जरूरी है। जी बिल्कुल। हाँ, ये तमाम मांगे हैं जो हम लोग चाहते भी हैं सरकार तक पहुँचे। जो सर कहना चाह रहे हैं वो बातें सरकार तक पहुँचे और इस इंडस्ट्री को थोड़ी सी मदद मिले, जिससे सहयोग से इंडस्ट्री वापस से रिवाइवल की ओर बढ़ सके। सर फिटनेस, एथलेटिक्स, स्कूल स्पोर्ट्स, तरह तरह की चीज़ें बढ़ने लगी हैं, क्या इससे कोई नया बिजनेस मॉडल खड़ा नहीं हो पा रहा है? हो सकता है। हाँ। लेकिन उसमें दिक्कत क्या रहती है, जैसे मान लीजिए आज आप फिटनेस की बात करें, तो हमारा जो उत्पादन है उस पर 18% GST है। जो फिजिकल फिटनेस के प्रोडक्ट हम लोग बनाते हैं, क्योंकि जितना फिटनेस का जिम इक्विपमेंट है वो सारा इंपोर्ट हो रहा है, वो सारा चाइना से आ रहा है। जो
हमारे स्तर पर मैन्युफैक्चरिंग है, जैसे मान लीजिए फिटनेस में हम लोग बहुत उत्पादन बढ़ा सकते हैं, लेकिन उस पर टैक्स की मार ज्यादा है। 18% की दर से उस पर जीएसटी है। सरकार ने जो निर्णय लिया वो फिटनेस इक्विपमेंट को देख के ले लिया, लेकिन अब जिम में आप अगर जाते हैं, एक ट्रेडमिल आप देखते हैं 1 लाख 1.5 2 लाख रुपए का है, वो तो है चाइना का, वो हमारा उत्पादन नहीं है। ना हमारे पास वो उसके लिए मटेरियल है, ना टेक्निकल नो हो है कि यहाँ उत्पादन हो सके। जो हम प्रोडक्ट बना रहे हैं वो प्रोडक्ट आम हर बच्चे की जेब भी अलाउ कर सकती है, हर माँ बाप की जेब अलाउ कर सकती है। और 140 करोड़ की हमारी आबादी है। हमारी सरकार का नारा भी खेलो इंडिया का रहा है, फिट इंडिया का रहा है। उसको करने के लिए सरकार को इस उद्योग को अडॉप्ट करना होगा। मैं तो ये समझता हूँ ऊंची टैक्स की दरें इसमें बाधा है, महंगा रॉ मटेरियल इसमें बाधा है। सरकार को मदद करनी चाहिए और ये उद्योग पनप सकता है बहुत बड़े स्तर पर। फिटनेस में हम आगे बढ़ सकते हैं। सर, आपने खेलो इंडिया का जिक्र किया, सरकार ने भी बहुत वाहवाही की खेलो इंडिया को लेकर, अपनी पीठ भी थपथपाई। आप मानते हैं कि खेलो इंडिया कार्यक्रम से कुछ लाभ मिला है आपकी इंडस्ट्री को? जागरूकता आई है, जागरूकता बढ़ रही है, लेकिन प्रॉब्लम वही है। प्रॉब्लम क्या है कि अगर फिटनेस की बात मैं कर रहा हूँ, दोबारा फिर कर रहा हूँ, जो माल चाइना से आ रहा है हम उसका मुकाबला नहीं कर सकते, हम उसके मुकाबले पे नहीं आ सकते, क्योंकि हमारे पास ऐसा कुछ नहीं है जो हमें चाइना के बराबर खड़ा कर दे। बहुत जागरूकता है, लोग जागरूक हुए हैं, लेकिन अगर कोई ट्रेडमिल लेने आता है तो वो चाइना का बना हुआ है। अगर कोई वो एक्सरसाइज के लिए साइकिल खरीदना चाहता है बढ़िया, वो चाइना का बना हुआ है, क्योंकि हम उसके मुकाबला पे कहीं नहीं उत्पादन। सर, इसका सॉल्यूशन क्या है? क्या आपको लगता है कि सरकार और प्राइवेट सेक्टर, यानी आपकी जो इंडस्ट्री है स्पोर्ट्स एमएसएमई इंडस्ट्रीज, ये अगर मिलकर काम करे तो क्या कुछ आगे बढ़ा जा सकता है क्या? मैं समझता हूँ बहुत बहुत स्कोप है। अगर स्टेट और सेंटर का पहले तो आपसी तालमेल होना चाहिए, और स्टेट जो है, जैसे मैं पंजाब से हूँ, सरकार चाहे किसी पार्टी की पंजाब में रहे, उसको ये देखना चाहिए कि पंजाब में, जैसे पंजाब को पहले कृषि प्रधान राज्य कहा जाता था, आज भी है, लेकिन कृषि का रकबा तो बढ़ने से रहा, कृषि का रकबा धीरे धीरे कम हो रहा है। पंजाब में कृषि के बाद लघु उद्योग है। मैं अगर अपने भारतवर्ष की बात करूं तो कृषि के बाद जो लघु उद्योग है वो पंजाब की आर्थिक रीढ़ की हड्डी है। सरकार जो है उसको देखना चाहिए कि कौन सा उद्योग जो रोजगार सृजित कर सकता है, कौन सा उद्योग है जो अनएम्प्लॉयमेंट खत्म करने में योगदान दे सकता है। हमारी इंडस्ट्री इस बात में भी सहायक हो सकती है कि अनएम्प्लॉयमेंट खत्म करने में भी सहायक हो सकती है। और हमारी इंडस्ट्री को अगर सरकार की मदद हो तो मैं समझता हूँ यकीनन विश्व स्तर पर उत्पादन कर सकते हैं। जी बिल्कुल, यहाँ पर जिस तरह से सर ने बताया है, तमाम चीज़ें समझाई हैं, क्या कुछ सोल्यूशन है, क्या पहले चैलेंजेस समझाए गए सर की ओर से, इसका निजात क्या है, यानी क्या सॉल्यूशन है, क्या सरकार के साथ मिलकर कुछ काम किया जा सकता है, सरकार की ओर से क्या स्टेप्स लेने हैं इस इंडस्ट्री को बचाने के लिए, क्योंकि इस टाइम पर जैसा सर बता रहे हैं काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस फेस करना पड़ रहा है। लगातार सर से हमने चीज़ें समझी, तो आप लोग भी जो भी एमएसएमईज से जुड़े हुए लोग हैं, सरकार है, उन तक आवाज़ भी इस इंडस्ट्री का पहुँचे, इसीलिए हमने एमएसएमईज डायरी शो बनाना शुरू किया कि जो चीज़ है, जो इंडस्ट्री स्ट्रगल फेस कर रही है, चैलेंजेस फेस कर रही है, उसकी आवाज़ जो है, जो मांग है, डिमांड है, वो सरकार तक पहुंचे और सरकार भी उनकी बात सुने। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आज की चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। धन्यवाद आपका, नमस्कार। जी बिल्कुल, एमएसएमई डायरी शो है, इस दौरान हमने आज के शो में स्पोर्ट्स एमएसएमई इंडस्ट्री पर विस्तार से बातचीत की है
कौन कौन से प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट किए जाते हैं, अब क्या सिचुएशन है आने वाले टाइम पर, क्या कुछ भविष्य रहेगा इस इंडस्ट्री का, उस पर बातचीत की। क्या चैलेंजेस हैं उस पर भी हमने बातचीत की। इसका सॉल्यूशन क्या है, सरकार से क्या कुछ इस इंडस्ट्री की डिमांड है, क्या राय है, उस पर बातचीत की गई है। तो आप लोग भी ये वीडियो ज़रूर देखिएगा। साथ ही आप लोगों को बता दें, द बोनस और AAFM पेश कर रहे द ग्रोथ मल्टीप्लायर फिनफेस्ट एंड अवार्ड्स 2025, देश के फाइनेंस प्रोफेशनल्स का सबसे बड़ा कार्यक्रम, जहां फाइनेंस पॉलिसी और वित्त जगत की हस्तियां जुटेंगी एक मंच पर। सबसे बेहतर एक्सपर्ट्स का सम्मान होगा और देश की म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की ऋण हमारे म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स को सुना जाएगा। तो 12 और 13 दिसंबर को जुड़िए अमर उजाला द बोनस के साथ मुंबई के ललित होटल से लाइव। आप लोगों को बता दें, कई लोगों ने इस कार्यक्रम को स्पॉन्सर किया है, जिनके सहयोग से इस कार्यक्रम का आयोजन हो पाया है। टाइटल स्पॉन्सर है संचय CRM, इसके अलावा टाइटल सूफी नाइट स्पॉन्सर है SP सिनकॉप और डायमंड स्पॉन्सर है डबल टिक, गोल्ड स्पॉन्सर है व्हाइट ओक 361, मोतीलाल ओसवाल MF, आदित्य बिरला म्यूचुअल फंड। इसके अलावा प्लेटिनम स्पॉन्सर है एक्सिस MF, द वेल्थ कंपनी बड़ौदा MF, आस्क अल्फा AIF। ये हमारे स्पॉन्सर्स हैं जिनके सहयोग से इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। तो आप लोग भी आइए इस कार्यक्रम में हिस्सा लीजिए। लिंक जो है रजिस्ट्रेशन लिंक शो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया जाएगा, तो उसके जरिए रजिस्ट्रेशन करके आप लोग भी इस कार्यक्रम में हिस्सा ले सकते हैं। फिलहाल के लिए इस शो में इतना ही रहेगा। आप लोग बने रहिए द बोनस के साथ। धन्यवाद।